गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 11 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। आप जानते हो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे ये उर्जित पटेल, और अभी इन्हीं को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं, जो भारत है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है, जिसके पास चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है। और एक इनका स्थान लेंगे, डीजे पांडियन का स्थान लेंगे ये। अच्छा, वैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 16 जनवरी 2016 को। हेडक्वार्टर मिलेगा बीजिंग चाइना में। मेंबर कंट्रीज हैं 104 और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीकन। और अब डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन होंगे? उर्जित पटेल। अच्छा, उर्जित पटेल से आपको एक प्रश्न याद आना चाहिए। कुछ समय पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बीमल जालान ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, लेकिन इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। विरल आचार्य ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे, इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और रघुराम राजन भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है आई डू व्हाट आई डू। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है और कौन से नंबर के हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम। चेन्नई के चेस प्लेयर हैं ये भरत सुब्रमण्यम, जो अभी भारत के 73rd शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनसे पहले 72 नंबर के बने थे मित्रभा गुहा, जो कि कोलकाता के थे। 71 नंबर के बने थे संकल्प गुप्ता, जो कि महाराष्ट्र से थे। और उनसे पहले 70वें नंबर के बने थे राजा ऋत्विक, जो कि तेलंगाना के थे। और अब 73rd नंबर के बन गए हैं भरत सुब्रमण्यम, जो कि चेन्नई के चेस प्लेयर हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछें सबसे पहले चेस प्लेयर कौन थे, तो आपका आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी पूछा जाएगा तो आंसर होगा माइंड मास्टर। और इन्हीं को सबसे पहला यानी कि 1991-92 में सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। वैसे अभी उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और उसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है उसको बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। और अगर आपसे पूछे पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो एस विजय लक्ष्मी है। और अभी 2021 में ही हम लोगों ने पढ़ा था भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो आंसर होगा दिव्या देशमुख। अच्छा बताओ, किस चेस प्लेयर ने बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता था, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं फिडे, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम है डी देशमुख, ये दुनिया के तीसरे सबसे युवा है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहां पे खोली जाएगी? उसके अलावा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने चेक मेट कोविड-19 इनिशिएटिव शुरू किया था। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? वैसे संजय कपूर है। वर्ल्ड चेस डे हम कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। और दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? मैग्नस कार्लसन है, जो कि नॉर्वे से हैं। अभी इन्हें किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? मास्टर कार्ड का। और जो आपका चेस बोर्ड होता है, ये प्रश्न बनता है यहाँ एग्जाम में, स्टैटिक प्रश्न बनता है कि आपका जो चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं, तो आंसर होगा 204 होते हैं। और टोटल बॉक्सेस कितने होते हैं, तो 64 होते हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 10 जनवरी को। तो हर साल हम 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। जो हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति फारसी शब्द से हुई थी, जिसका मतलब होता है सिंधु नदी की भूमि। अच्छा, 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 यानी कि 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और 2006 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसे घोषित किया था। तो उसकी एनिवर्सरी के रूप में हम लोग 10 जनवरी को ये विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। वैसे एक राष्ट्र हिंदी दिवस भी होता है, नेशनल हिंदी डे, वो 14 सितंबर को होता है। और देखो अभी तक कौन कौन से डे मनाए हमने जनवरी में। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया था,
4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया, 6 जनवरी को हमने विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स मनाया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया और अब ये 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मना रहे हैं। तो 1 से लेकर 10 जनवरी तक ये 5 इंपॉर्टेंट डे हो गए। तो आप ये अच्छे से याद रखना, अगली बार जब भी डे वाला क्वेश्चन आएगा तो ये मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा, आपको लिखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा सतीश अडिगा। तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के तहत कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर सतीश अडिगा, उनको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। तो इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ICMR से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने क्लिनिकल IVF और फर्टिलिटी रिसर्च दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसी के लिए मिलेगा इनको ये डॉक्टर मुखर्जी पुरस्कार। कौन देगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च देगा। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। क्या क्या याद रखना है? एक तो इनका नाम, जिनको ये पुरस्कार मिलेगा, डॉक्टर सतीश अडिगा। कौन सा पुरस्कार मिल रहा है? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। कौन दे रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बाकी JC चौधरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि अभी इन्होंने न्यूमेरोलॉजी अंक ज्योतिषी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। जिशान लतीफ फोटो पत्रकारिता फोटो जर्नलिज्म में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता और विरल देसाई ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 मिला था इनको। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में LLC यानी कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किसे ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी को। तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को LLC की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में एक एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये जो LLC है, लीजेंड्स लीग क्रिकेट, ये रिटायर्ड क्रिकेटरों के लिए पेशेवर क्रिकेट लीग है और इसका उद्घाटन सत्र अभी 20 जनवरी 2022 से ओमान के मस्कट में किया जाएगा। तो इनका नाम याद रखना, झूलन गोस्वामी नाम है। अच्छा, शेफाली वर्मा का नाम आपने सुना होगा, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोर्सर ये बनी थी। उसके अलावा सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं ये। मिताली राज की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी ये। और स्मृति मंधाना पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है ये। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका जो अगला यानी कि 5वां संस्करण है ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 2022 में ये होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। और अभी आपको याद भी होगा 2022 में इसका चौथा संस्करण भी होने वाला है। कहां पे? पंचकुला हरियाणा में। अब आप कहोगे 2022 में 2 कैसे हो जाएंगे? तो एक्चुअली में ये जो पंचकुला हरियाणा में इसका चौथा संस्करण होने वाला है फरवरी में, ये वैसे 2021 नवंबर में होने वाला था, लेकिन इसको कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया और इसको अब आयोजित किया जाएगा 2022 के फरवरी में, जो कि इसका चौथा संस्करण होगा। और जो हम प्रश्न में बात कर रहे हैं वो इसका 5वां संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि 2022 में होगा। कहां पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। देखो मैं आपको सारे बताऊं। पहला जो संस्करण हुआ था 2018 में वो था दिल्ली में। दूसरा संस्करण 2019 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। तीसरा 2020 में हुआ था असम के गुवाहाटी में। चौथा होना था अभी नवंबर 2021 में, लेकिन हमने कहा इसको पोस्टपोन कर दिया। अब ये 2022 के फरवरी में होगा पंचकुला हरियाणा में। और अब हमने कहा 5वां होगा 2022 में मध्य प्रदेश भोपाल में। अच्छा मुझे बताओ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका 2nd एडिशन ये कहां पे होना था? कर्नाटक में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसमें टॉप किया था जम्मू कश्मीर ने ही। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में MP, कैपिटल इसकी भोपाल है। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक आपको मिलेगा भोपाल में। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अच्छा बताओ, अभी भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहां पे की थी? मध्य प्रदेश के महू में। और विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में।
और राज्य के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी ग्वालियर में ही किया गया था। उसके अलावा मध्य प्रदेश जो है भारत की पहली साइबर तहसील भी बनाएगा। और साइबर से याद आएगा, मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। अभी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक आया था, यानी कि इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पे कौन था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपनी भोपाल मेट्रो का नाम बदल करके भोज मेट्रो कर दिया। यहीं पे पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया। यहीं के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन से मैं आपको बता दूं कि रेलवे हबीबगंज के बाद देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन किसे बनाएगा? राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को, जहां पे एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और आप जानते ही हो, यहाँ का जो इंदौर है ये 5वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर रहा है। उसके अलावा स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 भी जीता था इंदौर और सूरत ने। उसके अलावा स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर इंदौर ही है। दुनिया में केवल 2 ही शहरों को चुना गया था, एक तो ये भारत का इंदौर हो गया और एक इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता हो गई। अच्छा, देश का पहला वाटर प्लस शहर ये भी इंदौर ही है। और याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। पहला था कर्नाटक। अच्छा, भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये कहां पे लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क आपको मिलेंगे? कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव, जिसको नामसूंग महोत्सव भी कहा जाता है, वो मनाया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो लोसांग कह दीजिए या नामसूंग कह दीजिए, ये जो महोत्सव है ये हर साल सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो कि फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। और वैसे ये जो त्योहार है ये नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। अच्छा बताओ, अभी पहला हिमालय फिल्म महोत्सव 2021 ये कहां पे मनाया गया था? तो आंसर होगा लद्दाख में। लद्दाख में लोसर महोत्सव भी मनाया जाता है और हेमिस महोत्सव भी मनाया जाता है। बताओ, अभी वांचुआ महोत्सव कहां पे मनाया गया था? जो कि तीवा या फिर बोल दीजिए लालुंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। असम में आपको कामाख्या देवी का मंदिर भी मिलेगा, वहीं पे अंबुबाची का मेला भी लगता है। अब ये तो बात हो गई कामाख्या देवी का मंदिर की। एक है सबरीमाला का मंदिर, यह है केरल में और यहीं पे लगता है मकर विलक्कु त्योहार। केरल में अट्टुकल पोंगल त्योहार भी मनाया जाता है और ओणम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अब ये तो हो गया अट्टुकल पोंगल त्योहार। एक पोंगल त्योहार होता है जो कि केवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार भी मनाया जाता है। तमिलनाडु का जो मदुरै शहर है उसे त्योहारों का शहर कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना। उसके अलावा उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पे नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, छाऊ महोत्सव मनाया जाता है, कलिंग महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व मनाया जाता है और बोईता बंदना महोत्सव हमने यहाँ पे मनाया। अच्छा बताओ, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में अभी नवंबर में मनाया गया था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पहला अहरबल महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अभी अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव कहां पे मनाया गया था? उत्तराखंड में। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो, अभी किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया है? हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 26 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाने ना इसको, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अब से हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 26 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो 2 पुत्र थे, वैसे तो उनके टोटल 4 पुत्र थे, लेकिन उनमें से जो 2 पुत्र थे, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, उनको 26 दिसंबर 1704 में मुगलों के द्वारा दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। इसीलिए ये 26 दिसंबर का दिन चुना गया है वीर बाल दिवस के रूप में। और वैसे आप जानते हो, हम हर साल बाल दिवस तो मनाते ही हैं, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को। और एक वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी होता है, बता सकते हो वो कब मनाते हैं? 20 नवंबर को मनाते हैं। हर साल 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस भी मनाएंगे। अब देखो, यहां से आप 2 चीजों को याद रख सकते हो। आपने कहा 26 दिसंबर को एक नया दिन हम मनाने वाले हैं वीर बाल दिवस के रूप में,
और हमने पढ़ा था दिसंबर का, अगर करंट अफेयर्स का वीडियो आपने देखा होगा तो, कि 27 दिसंबर को भी एक नया दिन हम लोग मना रहे हैं, महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो ये वाला भी आपको याद रखना है। और ये भी, बढ़ते हैं आगे। बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जनरल बिपिन रावत। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा की है। अच्छा चलो बताओ, अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा उसका नाम किसके नाम पर होगा? मेजर ध्यानचंद के नाम पे। और मेरठ में देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी बनेगा। और बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा था? मां शाकंभरी के नाम पे। और भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की भी आधारशिला रखी है। और बताओ, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये कहां पे खुलेगा? गोरखपुर में। और नाम बदलने की ही बात है तो आप मुझे बताओ, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। पंजाब में जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रख दिया। दिल्ली का जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है उसका नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया। और हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। आपको याद होगा, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मर्ज करके एक टीवी बनाया जिसका नाम संसद टीवी रख दिया। मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया। और पुणे में जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे कर दिया। और भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जनवरी 2022 में अभी किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है कौन? रोड्रिगो डुटेर्टे। उन्होंने कहा कि अगर 18 साल से कम उम्र की कोई बालिका है और अगर उसकी शादी की गई या फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो दोनों ही केस में एक कानून बनाया गया है जिसके अनुसार बच्ची दोनों में से कुछ भी करती हुई पाई गई तो उसके माता पिता को 12 साल की जेल होगी। और ये सब किया जा रहा है बाल विवाह को रोकने के लिए। और ये सब किया जा रहा है या ये कानून लाया जा रहा है बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए। अच्छा, बाल विवाह से एक प्रश्न अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आप उसका आंसर दो। अभी भारत का कौन सा शहर बाल विवाह मुक्त हुआ था? वैसे सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले में दुनिया में 12वें नंबर पे है फिलीपींस। अब बात फिलीपींस की है तो ये रहा मैप में फिलीपींस। कैपिटल इसकी मनीला है। मनीला में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको मनीला फिलीपींस में ही मिलेगा। अच्छा, फिलीपींस से एक नाम आपको जरूर याद होगा, मारिया रेसा का। कहां पे सुना था आपने इनका नाम? इन्हें 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। दो जनों को मिला था वैसे तो, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव। तो मारिया रेसा ये फिलीपींस से ही है और दमित्री मुरातोव ये तो रशिया से हैं। अच्छा, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, और ये मनीला में दिया जाता है। और पूछा जाए कि ताल ज्वालामुखी ये कहां पे मिलेगी? आपको फिलीपींस में ही मिलेगी। मैंने एक प्रश्न अभी आपसे पूछा था कि अभी भारत का कौन सा शहर बाल विवाह मुक्त हुआ है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, उड़ीसा का है ये जिला। अब फाइनल आंसर आपको बताना है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? तो आंसर होगा सुधीर कुमार सक्सेना। तो अभी गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ये 3 सदस्यों वाली समिति है जिसकी अध्यक्षता करेंगे कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना। बाकी माधवी पुरी बुच, आपको याद होगा, अभी सेबी ने तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और बाजार की विसंगतियों का जल्द पता लगाने के लिए अलर्ट समिति बनाई थी जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? माधवी पुरी बुच करेंगे। और विजय गोयल की बात करें तो ये गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताना है, अभी हाल ही में किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? तो आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक ने। तो अभी साउथ इंडियन बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस
कॉन्टिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। और ये जो पुरस्कार है ये बैंक को रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्षमताओं के असाधारण उपयोग के लिए दिया गया है। तो यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड का उद्देश्य क्या है? ऑटोमेशन के बदलाव करने वालों को पहचानना। बाकी इंडसइंड बैंक अभी ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया था इसने। एक्सिस बैंक की बात करें तो देश का दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ सेल स्थापित करने वाला बैंक बना था। एचडीएफसी बैंक ने अभी मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अवार्ड जीता था। अच्छा, साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको त्रिशूर केरल में और एमडी सीईओ इसके मुरली रामकृष्णन है और इसका टैगलाइन होता है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था ओपेक के नए महासचिव कौन बन गए, तो आंसर होगा हैतम अल घेस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, अगर याद रखना चाहो तो सर्दियों में हाथ पैर घिसते हैं हम, मतलब मालिश करते हैं हाथ पैरों की, तो मालिश के लिए हम क्या यूज करते हैं? तेल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे याद रख लोगे, तेल से हाथ पैर घिसो। तेल मतलब ओपेक और हाथ पैर घिस यानी कि हैतम अल घेस। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे चाहे फेसबुक पे या आपके फैमिली में दोस्तों में कोई भी अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो प्लीज उनके साथ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब इनकी क्विज भी आपको मिल रही है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहां पे आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वहां पे आपको आपका स्कोर भी दिखाई देगा। वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।